वो हैं? अच्छा, तो उन्होंने एक आदेश, जनरल आदेश किया था कि एनसीआर का मतलब होता है कि कोई अपराध घट रहा है और इसकी ग्रेविटी बढ़ सकती है, इसलिए एनसीआर को हल्के में न लिया जाए और बिना किसी विवेचना के, क्योंकि उसी को पावर होती है, या तो मजिस्ट्रेट को पावर है या गैजेटेड अफसर को पावर है। तो वो पुलिस को उन्होंने पावर दे दी थी, वो जो है वो उसको अगर एनसीआर कोई है तो उसको वो इन्वेस्टिगेट करेंगे और उसको डेड नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, 154 का विवेचना होगी 154 की? हाँ, उसको विवेचना करना पड़ेगा। अगर नहीं करता है तो? अगर नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये एक आदेश था डीजीपी का, जिसमें ने कहा था कि एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। नहीं, वो तो करो तो ये डीजीपी ने आदेश किया था। डीजीपी का आदेश है, जनरल आदेश है। जनरल आदेश किया था कि अगर पुलिस क्या कहते हैं विवेचना बाद में करेगी, पहले एफआईआर दर्ज करेगी। अभी एक समय क्या हमारी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी, तब मैंने ये निकाला और मैं एडीसी साहब गया, उनसे मैंने कहा, हमने कहा मेरी उस पर लेटर पे लिखिए, आप क्या सच कह रहे हैं, मैं एफआईआर दर्ज नहीं करूँगा। तो मैंने उनसे कहा आप लिखिए, तो मैं उनसे लिखवा दिलाया। उन्होंने लिखा इस पर एसएचओ को कि आप इस पर वैधानिक कार्रवाई करें। वाला बात है कि मुझे मेरे भैया को जाना पड़ा लेकिन उन्होंने लिखा और फिर भी उसने नहीं लिखी। फिर भी एसएचओ कह रहा है कि उन्होंने वैधानिक कार्रवाई को लिखा है, एफआईआर करने को नहीं लिखा है। तो आज वो फिर गया उनके पास और फिर एडीसी साहब ने मुझको मौके फोन किया कि आप एफआईआर क्यों दर्ज नहीं कर रहे हैं। अगर आपने विवेचना कर ली है, आपको लगता है कि पार्टी नहीं समझ आती, तो आप मुकदमा दर्ज करिए, क्या समस्या आपको। तब ऐसे सरकार की मुकदमा दर्ज कर दूँगा। नहीं, इसकी कोई लिमिट नहीं। जब लिमिट देखिए, इन्वेस्टिगेशन की कोई लिमिट नहीं होती है। लिमिट वहाँ से शुरू होती है, जब अभियुक्त जेल में होता है ना। जब अभियुक्त जेल में होता है और 167 का वारंट बनता है, तब वहाँ पर लिमिट शुरू हो जाती है कि आप आज जेल गए हैं तो जो मैटर 7 ईयर के अंडर में है, यानी 7 साल की सज़ा तक के, और जो 7 साल से ऊपर की सज़ा के, तो वहाँ पर ये चीज़ लागू हो जाती है, लिमिट। अन्यथा विवेचना की कोई लिमिट नहीं है। विवेचना 6 महीने भी चल सकती है, 6 साल भी चल सकती है। इसका कोई सीआरपीसी और आईपीसी में कहीं पर ये लिखा नहीं गया है, या ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन स्पीडी ट्रायल वो एक आर्टिकल 21, वो तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो एक अलग चीज़ हो गई, इसमें नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन अब जैसे एफआईआर दर्ज होती है, उसके बाद पुलिस क्या करती है? पुलिस फिर 161 आपने सुना होगा, 161 बयान दर्ज करती है, गवाहों के बयान है ना। कभी कभी आपने 164 सुना होगा, बहुत पॉपुलर है 164 का बयान होता है जो मजिस्ट्रेट के सामने होता है ना। तो पुलिस जो है अमूमन इसमें आदेश है, एक सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि 164 जो है ज़्यादातर महिलाओं से संबंधित मामलों में होता है। लेकिन ऐसा अलग से नहीं है, 164 में ये नहीं लिखा है केवल महिलाओं का के मामले में होगा। 164 गवाह के बारे में है, वो किसी भी गवाह का बयान पुलिस अगर चाहे तो वो 164 में मजिस्ट्रेट सामने दर्ज करा सकती है, अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि कहीं गवाह की हत्या न हो जाए या गवाह बदल ना जाए, ऐसा हो, या गवाह के ऊपर कोई गलत दबाव न पड़ जाए। तो इन सारे मामलों में पुलिस को अधिकार है को 164 में सीआरपीसी में वो जो है गवाह का बयान मजिस्ट्रेट के सामने करवाएगी, और या उसको कलमबंद रखे या उसको सीन करे, वो अलग प्रक्रिया है उसकी। इस तरीके से है, बहुत क्रिमिनल में भी यही सब चीज़ें हैं, लेकिन है टिपिकल कुछ नहीं है। क्रिमिनल समझ में जल्दी आता है, सिविल जल्दी समझ में नहीं आता। 154 में लिखा है, कोई व्यक्ति जो किसी पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी के द्वारा एक निर्दिष्ट इत्तला को अभिलिखित करने से इनकार करने से व्यतीत है, ऐसी इत्तला का सार लिखित रूप से और डाक द्वारा संबद्ध पुलिस अधीक्षक को दिया दे सकता है। और यदि उसका वह समाधान हो जाता है तो ऐसी इत्तला से किसी संज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट होता है।
अब यही चीज़ सबसे बेसिक छूट जाती है। जब सभी लोग देखिए लगाते 156 में सब जानते हैं क्या है 156 में FIR दर्ज कराना मजिस्ट्रेट को चलेगा सीधा, लेकिन 156 का जो बेसिक चीज़ है उसका जो आपको जो उसका कानूनी तौर पे उसको भरना है, जो गैप्स हैं वो गैप्स यही है। अगर आपने थाने गए, थाने के बाद आप SSP को वहाँ नहीं गए तो वो चीज़ उसी को देखती है। इसीलिए कभी कभी आप देखिए 156 दिन खारिज कर देते हैं। फिर वो मजिस्ट्रेट का पावर है, मजिस्ट्रेट जो उचित समझे। कभी कभी आप देखे होंगे कि परिवाद में चेंज कर देता है वो कंप्लेंट में 156(3) में कहा कि इन्वेस्टिगेशन की कोई ज़रूरत नहीं है तो इसको एज ए कंप्लेंट ट्रीट कर देते हैं। उसके खिलाफ भी हम एक बार मतलब हाईकोर्ट गए, ऑनरेबल हाईकोर्ट, तो वहाँ से हाईकोर्ट ने दोनों चीज़ें कही है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है या नहीं है ये भी है। अगर नहीं है तो एज ए कंप्लेंट ट्रीट कर देते हैं। वो तो नीचे आप आइए 200 CRPC में फिर वादी का बयान और 202 CRPC में आप गवाहों के बयान दर्ज कराएंगे। उसके बाद जो है 203 में वो उचित समझेंगे, देखेंगे ये कंप्लेंट चलने लायक है कि नहीं, तब 204 CRPC में उसको आप तलब करेंगे मुलजिम को जिसके खिलाफ कार्रवाई की गई। तो यही सब बातें बहुत छोटी छोटी है, लेकिन ये सब करने से होगा, धीरे धीरे से रगड़ते रहेंगे तो ये सब नॉलेज बढ़ता जाएगा। और यही सब चीज़ें आप अगर आप PCSJ में जाएंगे वहाँ भी आपको जनरल नॉलेज चाहिए, APO में जाएंगे उसमें भी यही सब पूछा जाएगा। और बाकी आपको जनरल कहीं के आपसे कोई पूछ बैठा कहीं, कभी कभी होता नहीं, वकील साहब जा रहे हैं कहीं, बाबूजी नमस्ते, बाबूजी ज़रा फलानी सलाह दे दीजिए। अब सलाह अगर आपने नहीं दिया तो समझेगा कि यार ये वकील साहब जो है इसका मतलब थोड़ा सा है ना। तो जनरल चीज़ें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है हर व्यक्ति को, जो भी LLB। अच्छा वहाँ होता है पढ़ाई लिखाई में LLB किया आपने, पढ़ाई लिखाई की, चले ज़्यादा वो होता नहीं है, लेकिन अब यहाँ पर तो इसका एक फोटोकॉपी भी आपको भी दे देना।